दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इन विभिन्न मुद्दों पर और देखेंगे हम लोग क्या किस तरीके से बात है। कैमरा जो है थोड़ा ख़राब हो गया है। चलिए हम लोग इस पे कर लेते हैं बिना कैमरे के। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अभी हम लोग उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें कर चुके हैं उसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे डिटेल में। तो हमने बात किया था दोस्तों कि वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वैदिक काल में हमने देखा था कि ऋग्वेद से संबंधित या वेदों से संबंधित है, तो इसको ऋग्वेद काल कहा जाता है। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक जो है इसका माना जाता है कालक्रम। और साथ ही 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक जो है ये उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो इसके बारे में हमने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेद तरह किनको बोला जाता है दोस्तों? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को बोला जाता है, ये हमने देखा था। फिर इनकी विशेषताएं हमने बात की थी कि विषय क्या है इनका, पुरोहित कितने हैं, उपवेद कितने हैं, उपवेद के संकलन करता कौन है, ब्राह्मण कौन कौन से हैं, ये इन पर हमने डिटेल बातचीत की। फिर वेदांगों के बारे में हमने बात किया था डिटेल में। जो लोग भी पुरानी क्लास नहीं देखे हैं देख लें एक बार। फिर वेदों से प्राप्त जो प्रमुख जानकारियां हैं उनके बारे में हमने, जहां से प्रश्न बनते हैं उतना ही हमें देखना है, बहुत डिटेल में नहीं देखना है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक बात कर लेंगे कि भाई आर्य जो आए थे वो कहाँ से आए थे। ठीक है ना। इसके बारे में कुछ चर्चा होती है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। ठीक है ना। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, इसको लेकर के बहुत ही सारा कन्फ्यूजन है। ठीक है ना। इसमें बहुत सारा विवाद है और इसके विभिन्न मत हैं। ठीक है ना। जो कि सर्वाधिक मान्य मत है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मानते हैं? तो सब मैक्स मुलर जो है उनका मानते हैं कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। तो मैक्स मुलर एक मूलर जो, और इन्हीं का सर्वाधिक मान्य है। ठीक है ना। कोई ध्रुवीय देश से बोलता है सर्वाधिक मान्य, और ये क्या कहते हैं कि कहाँ से आए थे ये? तो ये मध्य एशिया से, आर्यों को मध्य एशिया से मानते हैं, मध्य एशियाई। तो ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मान्य है। ठीक है ना। इस पर विवाद है और उस विवाद को लेकर के कुछ है, जैसे हमारे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, वो क्या कहते हैं? तो उनका रिसर्च ये कहता है कि ये आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। ठीक है ना। कहाँ से आए थे? आर्कटिक, आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका भी मानना है, वो बताते हैं कि तिब्बत के मूल निवासी थे आर्य। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ से एक बार प्रश्न यहाँ से कई बार प्रश्न बने। ठीक है ना। दयानंद सरस्वती का क्या मानना है? इन तीनों से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। ये मानते हैं कि तिब्बत से, तिब्बत से। ठीक है ना। तो ये तीनों से आप प्रश्न कई बार पूछे गए, इनको याद रखिएगा। अब वैदिक काल में भौगोलिक विस्तार और उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक विस्तार हम देखेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनका जोग्राफिकल एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है ना। तो वैदिक काल में भौगोलिक विस्तार को हम देख लेंगे एक बार। वैदिक काल में भौगोलिक विस्तार, अगर हम इसको बांटे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन चारों दिशाओं को अगर हम बांटें, इन दिशाओं में हम देखेंगे कि कौन कौन जो है किस क्षेत्र में मैक्सिमम था। अगर नॉर्दर्न टेरिटरी की बात करें सबसे अधिक, तो ये हिमालय तक, इनका हिमालय तक विस्तार है। अब हिमालय में ये विस्तार कैसे जाना जाता है? तो हिमालय इसलिए माना जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर सबसे जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम रखा गया था कि मूजवंत।
इसका ऋग्वैदिक काल में सर्वोच्च चोटी जो है वो क्या मानी गई है? मूजवंत, जो हिमालय पर पाई गई है, मूजवंत। वहीं सोम नामक वनस्पति, जिससे सोम रस बनता है, सोम नामक वनस्पति भी यहाँ पर पाई जाती है। और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो कि सप्त सैंधव का हिस्सा है, ठीक है ना, सप्त सैंधव। अब सप्त सैंधव में कौन कौन सी आती हैं तो आप सभी को पता ही है। सप्त सैंधव में 7 नदियाँ आती हैं, जिसमें सिंधु है, ठीक है ना, झेलम है, रावी है, ठीक है, चेनाब है, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब 1 2 3 4 5, व्यास, एक्चुअली ये हैं 6 नदियाँ। इसमें एक सरस्वती नदी भी जोड़ी जाती थी आदिकाल में। अब वो कौन सी नदी थी जो कि राजस्थान के क्षेत्रों में कोई पाई जाती है, घग्घर नदी के भी बोला जाता है, या कोई और नदी थी, लेकिन ये सप्त सैंधव इसको बोलते थे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। ईस्ट में हम देखेंगे तो यमुना नदी जो है यहाँ का, यमुना नदी जो है इनका पूर्वी हिस्सा था, और यमुना नदी के ही दक्षिण में जो भी था, यमुना नदी के समानांतर ही दक्षिण में भी यही था, यमुना नदी के समानांतर। इस पर बहुत सारी कहानियां भी हैं, ठीक है। और साथ में अगर वेस्टर्न की बात करें तो ये वेस्टर्न में यानी कि पश्चिम में अफगानिस्तान से अफगानिस्तान तक, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नदियां हैं, उनके बारे में मिलता है, नाम मिलता है, जैसे कि काबुल है, जो वर्तमान नाम यहाँ पर है, और इसको पहले क्या कहते थे, प्राचीन नाम क्या था, कुबा, ठीक है ना। ये ऐसे ही कुर्रम थी, कुर्रम जो वर्तमान में कुमू, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, पहले हम नया नाम लिख लेते हैं फिर प्राचीन नाम करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर काबुल हो गया, कुमू, गोमती और सुवास्तु। अब ये वाली गोमती नहीं है जो वर्तमान में, और सुवास्तु ये वर्तमान नाम है। जो कुमू को पहले कुर्रम बोलते थे, अभी भी कुछ लोग कुर्रम ही बोलते हैं। गोमती जो गोमत थी, गोमत, और सुवास्तु जो है वो स्वात घाटी जो बोलते हैं हम, वही स्वात है, ठीक है ना। तो ये कुल अफगानिस्तान की नदियां थी जो इसके किस भाग को बनाती थी, पश्चिमी भाग को बनाती थी। वहीं कुछ नदियां हैं जैसे कि झेलम। अब जैसे ये सिंधु, सिंधु को सिंधु ही कहा जाता था, ठीक है ना। झेलम को वितस्ता कहा जाता था, इनके भी प्राचीन नाम, वितस्ता, ठीक है ना। वितस्ता के साथ साथ जो आपकी चेनाब है, इसको क्या बोला जाता था दोस्तों, अस्किनी। ये नाम भी पूछे गए हैं, इसको भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। रावी को क्या बोला जाता था, रावी को परुसड़ी, क्या, परुसड़ी। और वहीं व्यास को विपासा, ठीक है ना, विपासा इसको बोला जाता था, विपासा। और सतलज को सुसुद्री, सरस्वती को सरस्वती ही बोला जाता था, सतलज को शुतुद्री, शुतुद्री। ये कुल नदियां थी जिनके प्राचीन नाम भी है। और ये जो है आपको, जो ये वैदिक काल का जो है क्या है, भौगोलिक विस्तार, यानी कि यहाँ पर अगर हम वैदिक काल ना कहें, ऋग वैदिक काल कहें तो ज़्यादा सही है, ठीक है ना, ऋग वैदिक काल, ठीक है ना। क्योंकि वैदिक काल का विस्तार जो है उत्तर वैदिक काल का विस्तार अलग है। अगर उत्तर वैदिक काल के बारे में बात किया जाए कि ये कहाँ कहाँ तक है, तो ये विंध्य पर्वत तक,
फैल गया था, गंगा को पार कर चुके थे। उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, इसको हम लोग समझ लेंगे। फिर इनकी हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के बारे में देखेंगे, जहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अगर यहाँ से हम बात करें तो सर्वाधिक जो है, मतलब कि एकदम नॉर्दर्न मोस्ट जो है, ये गंगा यमुना का दोआब है। अब ये लोग पहाड़ों से नीचे चले आए हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट और साउदर्न मोस्ट। अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट की बात करें तो ये लोग कहाँ चले आए हैं, गंगा यमुना के दोआब में, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में आपने देखा है कि यहाँ पर गंगा यमुना का दोआब, क्योंकि ऋग वैदिक काल में आप उत्तर प्रदेश में नहीं पाते हैं स्थल, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में स्थल मिल जाते हैं। अब इसका उत्तरी जो पूर्वी है ये गंडक नदी तक है, यानी कि ये उत्तरी बिहार, ठीक है ना, गंडक नदी। इस पर भी कहानियां हैं, जब आप जो है, ये कहाँ पर है, उत्तरी बिहार। अगर इनका हम बात करें किसमें, ईस्टर्न, और यहाँ जो साउथ है, अब ये बढ़ गया है विंध्यन पर्वत तक, ठीक है ना। और ये तो वहीं अफगानिस्तान का पूर्वी भाग अभी भी ये है इनका, अफगानिस्तान का, लेकिन ये कुछ कम हो गया, ठीक है ना। पश्चिमी भाग जो है छूट गया, का पूर्वी भाग। तो ये आपका अंतर है। आपके उत्तर वैदिक काल में विंध्य शब्द की जो है चर्चा मिलनी शुरू हो गई थी, और शतपथ ब्राह्मण में दो समुद्रों की चर्चा हुई, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, नोट करके कि कौन से, यानी कि हमारे शतपथ ब्राह्मण में दो समुद्रों की, समुद्र का मतलब अर्थ होता है यहाँ पर बड़ी जलराशि जो का जमाव जो है वो समुद्र है, ठीक है ना। तो शतपथ ब्राह्मण में दो समुद्रों का उल्लेख है, और इससे मेरे ख्याल से पूछा गया था प्रश्न। अब ये उल्लेख कौन से दो समुद्र हैं, तो पहला है अरब सागर, और दूसरा है ये आपका बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। तो ये जो है दो आपके समुद्रों का वर्णन। ये शतपथ वाजसनेयी संहिता में 100, यजुर्वेद में ये भी कहा गया है, यहाँ पर दूसरा बिंदु आप लिख सकते हैं कि यजुर्वेद में जलपोतों का उल्लेख है, 100 डोडो वाले जलपोतों का, किसमें, वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता क्या है, महाभारत है, रामायण है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें यजुर्वेद का एक पार्ट, वाजसनेयी संहिता वैसे किसको कहते हैं, में जलपोतों का उल्लेख है, यानी कि अब हम किनारों से भी परिचित हो चुके थे। यहाँ पर कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे हिरण्य, सिंधु नदी को हिरण्य कहा जाता था। ये चाहे तो अलग से फैक्ट नोट कर लें, या इसी पे यहीं पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर 3 शब्द हैं, इन शब्दों को आप हिरण्य, ठीक है ना, ये क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, हिरण्य 40 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी। तो हिरण्य हो गया एक, उसके बाद दूसरा जो है आपका, इसको हिरण्य किसको कहा जाता था, तो ये सिंधु नदी को कहा जाता था। आपका दूसरा जो है एक शब्द है नदीतमा, नदियों में उत्तम, ठीक है ना, जी किसको कहा जाता था, सरस्वती को।
सरस्वती को। और वहीं जो है एक और शब्द आता है जो समुद्र। तो ये नदियों को भी समुद्र मेरे ख्याल से उसमें रहा होगा, क्योंकि बड़ी जल राशि का जमाव जो है वो समुद्र कहलाता था। बड़ी जल राशि का जमाव। तो ये आप याद रखेंगे, कुछ टर्म्स हैं। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इनका जो है हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जब हम इनका आर्थिक भाग देख रहे हैं। यानी कि हम सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक पक्ष अगर देखें, यानी कि आर्थिक स्थिति क्या थी आर्यों की, अगर हम बात करें आर्यों की आर्थिक स्थिति, या आर्यों में दोनों आ जाते हैं इस वजह से आर्यों की आर्थिक स्थिति। अब इसमें क्या है, हम कि दोनों में तुलना कर देंगे, ठीक है ना। ये पूर्व वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में क्या स्थिति थी इसको देख लेंगे, और वहीं पर जो है हम इसको पॉइंट वाइज उत्तर वैदिक काल। तो इससे आसान हो जाता है अगर आप तुलनात्मक पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बने हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर साल एक दो ऐसे पूछे जाते हैं जो नहीं मिलते हैं आपको किताबों में, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, यहाँ पर पशुपालन था। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, पशुपालन, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन यहाँ पर था। और यहाँ पर क्या मुख्य आधार था, अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा। मुख्य आधार यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कृषि कार्य शुरू हो सकते थे। हालांकि लोहे की खोज कुछ जगह मानी जाती है कि हो चुकी थी, लेकिन व्यापक रूप से यूज नहीं हो पा रहा था। अब जो है ना, कृषि शब्द जो है वह, हालांकि प्रयोग है कृषि शब्द का, कृषि जो है केवल एकमात्र फसल ही उगाई जाती थी ऋग्वैदिक काल में, जिसको यव बोलते हैं या जौ। चूंकि कृषि शब्द का ऋग्वेद में उपयोग कितनी बार प्रयोग हुआ है, 33 बार। यानी कि इस शब्द से लोग परिचित थे, खेती भी कुछ आधार पर, लेकिन मुख्य आधार जो है पशु था, गाय को ज्यादा महत्व दिया जाता था। का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है, 33 बार उल्लेख, ठीक है ना, 33 बार उल्लेख किया गया है। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खेतों को जोते जाने की जानकारी दी गई। कहाँ पर, काठक संहिता में, यानी कि बड़े स्तर पर खेती का कार्य किया जाता था। काठक संहिता में 24 बैलों, पहले 2, 4, 8 आपने देखे ही होंगे। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आपके पिताजी दादाजी लोग देखे ही होंगे। जैसे हम लोग बचपन में देखे हैं, 2 बैलों के साथ तो जुताई देखा गया है, ठीक है ना। उससे पहले 4 बैल 8 बैल भी चलते थे एक साथ, बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। तो 24 बैलों द्वारा खेतों को जोते जाने की बात की गई है। कहाँ पर, का उल्लेख है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे अथर्ववेद में भी कुछ उल्लेख है जो कि उत्तर वैदिक काल का ही वो माना जाता है। अब यहाँ पर देखते एकमात्र फसल जो है वो कौन सी है, यव। यव का उल्लेख है, जिसको हम जौ कह सकते हैं, जौ, ठीक है ना। यव या जौ का उल्लेख है, ठीक है ना। यहां पर जो है आप देखेंगे कि अथर्ववेद में जो है 6 से 12 बैलों के द्वारा जोते किया। अब देखिए खेतों को जोतना, खेतों को बोना और खेतों को काटना, तीनों के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। ये अथर्ववेद में 6 से 12 बैलों का से जोतने का उल्लेख है। अथर्ववेद में 6 से 12 बैलों द्वारा, ये बैलों द्वारा
खेत जोतने का प्रमाण। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आप अलग से हैं। अब देखिए, खेतों के को जोतना शब्द का प्रयोग किया गया है किसके द्वारा? सबके लिए कुछ ना कुछ शब्द यूज हुए हैं जिसको हम कृषंत बोलते हैं। क्या? कृषंत। ठीक है, जिसको खेतों को जोतना बोला गया है। वहीं अगर हम बात करें खेतों को बोना, वो वपंत। खेतों को बोना, ये क्या कहा गया है? वपंत। ठीक है, वहीं खेतों को काटना लुढ़ंत। खेतों को काटना क्या है? लुढ़ंत। ठीक है, ये तीन आपके शब्द यूज हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ शब्द यूज हुए हैं जो आपसे पूछे गए हैं, जैसे गोमत। गोमत जो है किसको कहा गया है? कुछ शब्द हैं जैसे गोमत धनी व्यक्ति को कहा गया है। गोमत धनी व्यक्ति यानी कि व्यापारी आदि जो रहे होंगे या जिनके पास ज़्यादा गाय रहे होंगे उनको ज़्यादा धनी बोला जाता था। गोजत एक शब्द आया है जो गाय से जन्मा हुआ हो। गोजत, गाय से जन्मा यानी कि बछड़ा आदि होगा। बैलों और गायों दोनों का भी महत्व यहाँ पर था। यहाँ पर गाय का महत्व ज़्यादा था, यहाँ पर देखेंगे आप बैलों का महत्व बढ़ गया। यानी कि गौ वंश के पशुओं का महत्व काफ़ी। गव्यूति, गव्यूति एक शब्द है जो दूरी की लंबाई। गव्यूति, दूरी की लंबाई। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसीलिए आपको बताया जा रहा है। गवेष्ठी या गवेषणा, ये गायों को लेकर होने वाले संघर्ष को बोलते थे। गवेष्ठी, गवेष्ठी या इसी को बोलते थे गवेषणा। गवेषणा जो किसको कहा जाता था? गायों को लेकर होने वाले युद्ध। होने वाले युद्ध इसको कहते थे। और वहीं जो है अतिथि, गोहना, गोहना को अतिथि बोला जाता था। जो अतिथि था उसको गोहना बोला जाता था। वहीं कुछ और शब्द हैं जैसे कि गौरी या गबल बोला जाता था किसको? भैंस को। गौरी या गबल किसको बोला जाता था? भैंस को। ये कुछ शब्द हैं जो बार बार प्रयोग हुए हैं। ठीक है ना। धातुओं की पहचान हम देखेंगे। अयस जो है, अयस का प्रयोग हुआ है, लेकिन वो मुझे जो है लग रहा है वो उस समय अभी लोहे की पहचान नहीं थी। दो धातुओं की पहचान यहाँ पर की गई थी। दो धातुएं थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन अयस जो शब्द था वो मेरे ख्याल से कांसा या तांबा के लिए रहा होगा। अयस इसका प्रयोग होता था। अब ये लोहा नहीं था, कांसा या तांबा। और वहीं जो सोना था उसकी पहचान थी। सोना इसकी पहचान थी। तो दो इनकी बात की जाती थी। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें कई फसल, अब एक ही फसल यहाँ पर थी, यहाँ पर जो है कई फसलें, जैसे फसलें, गेहूं चावल भी यहाँ पर आ गया था। अब गेहूं को क्या बोला जाता था? गोधूम। संस्कृत का शब्द है जो गोधूम। गेहूं को ब्रीही बोला जाता था। चावल को ब्रीही। किसको? चावल को। और भी कुछ जैसे थे सपर्स, सर्फ, सरसप,
सरसप, सरसों को बोला जाता था। वहीं आप देखेंगे तो एक और एक दो थे, जैसे उड़द, मास, इक्षु, इक्षु भी था, ईख, इक्षु, ईख का प्रयोग था। और मास शब्द जो होता था, मास या भास जो है, जो भी हो, ये उड़द को, उड़द का प्रयोग। तो ये सब जो है इसमें, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे गाय थी ज़्यादा फेमस। अगर घोड़े का प्रयोग देखें तो भी हुआ था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन आगे जो है हम देखेंगे कि इसको एक पेज और लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल, और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मतलब हम पहले इसको कंप्लीट कर लें जो यहाँ से छूटा है। जैसे यहाँ पर घोड़े का प्रयोग जो है, घोड़े शब्द का प्रयोग, हालांकि घोड़े के बारे में जानकारी थी, शब्द का प्रयोग ये कितनी बार किया गया है? 215 बार किया गया है। और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को अगर आर्यों के आक्रमण ने खत्म किया हो। और गाय शब्द का प्रयोग अगर हम देखें, गाय शब्द का प्रयोग तो 176 बार किया गया है। हालांकि गाय बहुत महत्वपूर्ण थी, फिर भी घोड़े का भी महत्व कम नहीं, ठीक है ना, इसको बार कह सकते हैं, इतनी बार, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि यहाँ पर, तो यहाँ पर कई पशुओं जैसे ऊंट और हाथी जैसे नवीन जानवरों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ऊंट और हाथी जैसे नवीन जानवर। ये बहुत ही ज़्यादा आप महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। गधे का पहली बार उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। गधे का यहाँ पर लिख सकते हैं, गधे का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में। और वहीं ऊंट का पहली बार उल्लेख जो है अथर्ववेद में। ऊंट का पहली बार, हालांकि इस समय उपयोग में उतने नहीं थे, और उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर किया गया। तो जानवरों के बारे में बात हो गई। अगर हम बात अगर जाने कि अयस, अयस शब्द जो है, जैसा कि मैंने बताया, तो अस नहीं, अयस, अब इसके दो प्रयोग हैं। जैसे अगर ऋग्वैदिक काल में देखें तो अयस जो है क्या था? तांबा था, तांबा या तांबा, या हम बोल सकते हैं उसको कांसा, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ये अयस लोहे के नाम से जाना जाने लगा, लोहा। अभी इसकी खोज कब हुई थी? तो 1000 BC में हुई थी, जानकारी सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में। लेकिन इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग जो है वह कब हुआ? 600 BC के बाद, ठीक है ना। बड़े पैमाने पर प्रयोग, इसीलिए गंडक के आगे
निकले 600 BC में के बाद, ठीक है ना, और जंगलों को काटा गया और बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर, ठीक है ना। चांदी शब्द का भी प्रयोग अगर हम देखें तो चांदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अथर्ववेद में मिलता है। चांदी शब्द का पहली बार प्रयोग अथर्ववेद में। प्रयोग जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। वहीं अगर हम बात करें कि सामूहिक स्वामित्व जो है भूमि पर, सामूहिक स्वामित्व की जानकारी मिलती है आपके ऋग्वैदिक काल में। भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की जानकारी यहाँ पर मिलती है। और निष्क, निष्क एक शब्द है ऋग्वेद में, उसका वर्णन है। निष्क का अर्थ है गले में पहनने वाला हार। गले में वाला हार, ठीक है। और ऋग्वेद में, ऋग्वेद के छठे मंडल में बुनाई से संबंधित प्रक्रियाओं का पता चलता है। ऋग्वेद के यानी कि बुनाई कताई वाला भी कार्य होता रहा होगा। बुनाई से संबंधित क्रियाकलाप की जानकारी। यहाँ पर मिलती है। अब जुलाहे और करघे का उल्लेख यहाँ पर मिलता है ऋग्वेद में। जैसे वाय बोला जाता था, वाय शब्द यूज होता था इसके लिए, जुलाहे के लिए। और वहीं करघा, करघा शब्द यूज होता था करघे के लिए, सॉरी ये तसर शब्द यूज होता था करघे के लिए। तसर, तरस हो गया, तसर शब्द है जो यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये अभी देखिए, इसका धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए जब ये क्लास होगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, और कुछ इनके सामाजिक जीवन की भी हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि उत्तर वैदिक काल और उनके दोनों के जो है सामाजिक जीवन की भी हम बात करेंगे। किस प्रकार से उनकी वैवाहिक प्रणाली थी, क्या चीज़ें थी जो उन्हें एक अलग रूप देती थी। तो ये रही कंप्लीट जानकारी आज के क्लास की। और दोस्तों, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हमारे विभिन्न कार्यक्रम भी हैं, उन कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए हमारा एक तो अभियान सिविल सर्विसेज ऐप आप डाउनलोड करें, ठीक है ना, सर्विसेज ऐप, जिस पर जो है हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। इसमें नए कोर्स जो शुरू हुए हैं वो 75 डेज मेंस की कोर्स चल रहे हैं, मेंस का, ठीक है ना। और आपका आंसर राइटिंग जो कि आपका टेस्ट सीरीज के रूप में हो रहा है। डेली आंसर राइटिंग तो हमारा होता ही है। 28 टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें जीएस आपका कितना है, 18 टेस्ट है। हिंदी जो है वो आपके फुल हिंदी टेस्ट जो है वो 5 होंगे, और एसे का 5 टेस्ट होगा फुल, ठीक है ना। तो इनको आप ज़रूर ज्वाइन करें। साथ में हमारा फाउंडेशन बैच दोनों ही के लिए, अगर आप दोनों एक साथ लेना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच तो 5100 कुछ रुपए आपको देना होगा। ये टेस्ट का मात्र आपको 2500 कुछ देना है, ठीक है ना। और ये जो है आपकी 75 दिवसीय जो है इसको जो है 3800 कुछ देना है, ठीक है। और हमारा एक एस्से राइटिंग है जो बहुत ही डिमांडिंग रहता है। एस्से राइटिंग जो मात्र अभी कुछ दिनों के लिए ऑफ पे चल रहा है, वो 1050 रुपये में आपको मिल रहा है। तो इन सभी कोर्सेज से जुड़ने के लिए और ये अभियान से, साथ में हमारी एक वेबसाइट है दोस्तों, www.abhiyancivilservices.com, ठीक है ना, AN आप करिएगा, civilservices.com है।
उस पर आप विभिन्न लेख पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में थोड़ा टाइम कम दिया मैंने, क्योंकि चंद्रयान पर काफ़ी चर्चा में है, वो एससे में भी आपसे पूछेगा और जीएस में भी पूछेगा, तो उस पर जो है डिटेल यहाँ पर क्लास में अभी कल ले लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।